नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में और रुक करेंगे राजस्थान के तमाम खबरों की तरफ। इस दीपावली पर कोरोना को लेकर अच्छी खबर और राज्य में कोरोना खत्म होने के कगार पर आ गया और यही कारण है कि इस साल दीपावली लोग बड़ी खुशी से मना रहे और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना के केस कंट्रोल होना है। अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर भी ऐसा रहा जब कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई और वहीं इस बार पूरे महीने में केवल 102 केस ही सामने आए और जो अब तक किसी भी महीने में मिले केसों में सबसे कम है। वैसे तो किसी व्यक्ति सैंपल की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ हम जब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पॉजिटिव रिपोर्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान में अब कोरोना के केवल 32 एक्टिव केस बचे हैं, जो पूरे देश में किसी भी बड़े राज्य में सबसे कम है। और राजस्थान के 33 में से 25 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का अब एक भी एक्टिव केस नहीं बचा और वहीं इनमें से 16 जिले तो ऐसे हैं जहां पिछले एक महीने से एक भी नया मरीज सामने नहीं आया और वहीं राजस्थान में कोरोना अब खात्मे की ओर है। और बांसवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही और टोंक ऐसे जिले हैं जहां पिछले एक महीने में एक भी कोरोना का नया केस नहीं मिला। और वहीं कोटा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारां और अलवर ऐसे जिले हैं जहां पिछले महीने केवल एक एक केस ही मिला है और सबसे ज़्यादा मरीज जयपुर में मिले हैं। और वहीं देश में त्योहार का सीजन है और लोगों का मूवमेंट अब बढ़ गया और नौकरी पेशा लोग अब त्योहार मनाने के अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों में अभी भी कोरोना केस ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अभी केरल के, जहां हर रोज़ औसतन 6 से 7 हज़ार मरीज मिल रहे हैं और वहीं 300 या उससे ज़्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो रही है। और ऐसे में दक्षिण भारत से आने वाले प्रवासियों पर प्रशासन को विशेष मॉनिटरिंग करनी होगी। दिवाली आते ही बाजार में मिट्टी के दीपक की डिमांड बढ़ गई है और इसी के बीच भीलवाड़ा के कोटगी कस्बे में स्थित एक गौशाला ने दीपक को लेकर अनूठा प्रयोग किया है और गौशाला में गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी से सुंदर दीपक बनाए गए और गौशाला में हुआ ये पहला प्रयोग 3 राज्यों में लोगों को लुभा रहा है और सितंबर महीने में शुरू किए गए इस कार्य के लिए अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में से करीब 5 लाख दीपक के ऑर्डर गौशाला को मिल चुके हैं। और गौशाला प्रबंधन इस अनूठे प्रयोग को लेकर काफ़ी खुश भी है और क्योंकि उनके इस प्रयोग से लोग अपने परंपरागत दीपक की तरफ फिर से रुझान कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। और गौशाला के लोगों ने बताया कि हमारी संस्कृति में गाय के गोबर को सबसे शुद्ध माना गया है और किसी भी पवित्र कार्य को करने से पहले गोबर का उपयोग हमेशा किया जाता है और इसी को लेकर गौशाला ने गाय के गोबर से दिवाली के दीपक बनाने की कोशिश की और पहले ही कोशिश काफ़ी सफल भी रही और लोग इस दीपक के माध्यम से अपनी परंपराओं को फिर जिंदा करेंगे। और गौशाला के लोगों ने बताया कि गोबर के दीपक बनाने का उद्देश्य लोगों को परंपरागत संस्कृति से जोड़ना था और इन दीपक को लेकर उन्हें अच्छा परिणाम भी मिला है और वहीं लोगों का इसमें रुझान भी है। और उन्होंने इस दिवाली 50,000 दीपक का लक्ष्य माना था, लेकिन अभी तक उन्हें 5 लाख दीपक का ऑर्डर मिल चुका है और ये दीपक गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, आनंद, बड़ौदा, घोड़ासर और मध्य प्रदेश के उज्जैन, आगरा, मंदसौर, राजस्थान के भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और विजयनगर, कोटा, बारा और अजमेर जिलों में सप्लाई होंगे। और वहीं कोटा शहर में इन दिनों तेंदुओं का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है और शहर के पौष इलाके श्रीनाथपुरम में भी तेंदुए देखने के बाद से सनसनी फैल गई और शिकार की तलाश में तेंदुए एक घर में जा घुसा और वहां तैनात गार्ड के परिवार ने देखा तो वो सहम गए और करीब 1.5 घंटे तक वो कॉलोनी में घूमता रहा। और इससे 3 दिन पहले भी रावत भाटा रोड स्थित एलेंजा अपार्टमेंट के पास तेंदुआ देखा गया था। दरअसल शनिवार को 5 बजे श्रीनाथपुरम सेक्टर ई कॉलोनी निवासी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रभु सिंह के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ का मूवमेंट कैद हुआ
और उन्होंने बताया कि सुबह पहले उनके मकान के सामने स्थित गार्डन में तेंदुआ नजर आया और कुत्ते भी भौंकने पर उनके पड़ोसी राजीव शर्मा के मकान में चला गया। और राजीव शर्मा के मकान में चौकीदार रतनलाल का परिवार रहता है और तेंदुआ मकान में रखी कुर्सी पर बैठ रहा है और परिवार को लगा बाहर कुछ हो रहा है, तो वो झांक कर देखा, वहां कुर्सी पर तेंदुआ बैठा था। और प्रभु सिंह ने बताया कि 4 से 5:30 बजे तक तेंदुआ इसी इलाके में घूमता रहा और इस दौरान कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी। बाद में तेंदुआ घूमता हुआ मंदिर में गया और 1.5 घंटे बाद जंगल की तरफ चला गया। और रतनलाल ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना भी दी। और वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि तेंदुआ रावत भाटा के जंगलों की तरफ से आया जो शिकार की तलाश में शहर में पहुंचा है, क्योंकि रावत भाटा रोड और श्रीनाथमपुरम इलाके में बड़ी संख्या में दुग्ध पालक हैं और दुग्ध पालकों के बाड़े में गाय भैंस बंधी रहती हैं। और हालांकि अभी तक तेंदुआ द्वारा किसी पर हमला करने की जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं लंबे समय से अटके हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब इस महीने कभी भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है और दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर हाईकमान के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की सोमवार सीएम से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। वहीं अजय माकन के जयपुर दौरे और सीएम से चर्चा को देखते हुए सियासी हलकों में फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को बल मिला है और खुद अजय माकन भी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह चुके हैं। वहीं कांग्रेस में मंत्री बनने की कतार में बैठे नेताओं को अब तारीख तय होने का इंतजार है और वहीं आज की बैठक से इसे लेकर कोई पुख्ता संकेत मिलने की भी संभावना जताई गई है। और राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अटकने के पीछे सबसे बड़ा कारण सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच की खींचतान को माना जा रहा है। और इस खींचतान के कारण मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पा रहा था और पायलट खेमे की मांगों पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है। वहीं मंत्री बनने के लिए दावेदारों की लंबी कतार है और सरकार का साथ देने वाले 13 निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायक भी मंत्री बनने से लेकर किसी भी तरह सरकार पद लेने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक कई बार नाराजगी भी जता चुके हैं और वहीं निर्दलीयों में से भी कई मंत्री बनने के दावेदार हैं। और पायलट कैंप के विधायकों को जगह देने के साथ सरकार का साथ देने वाले विधायकों को भी संतुष्ट करना एक चुनौतीपूर्ण होगा। और वहीं कूचामन शहर स्थित एक हॉस्टल के 2 संचालकों पर 19 महीने पहले एक स्टूडेंट के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है और आरोपियों पर पीड़िता को अच्छे नंबरों से पास करने और फीस माफ करने का लालच देकर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। और वारदात के समय पीड़िता ने पुलिस में जाने की कोशिश की तो उसके मामा ने लोक लाज का डर बताते हुए मामले को दबा दिया था। अब पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति को दे दी और इसके बाद पति ने हिम्मत दी तो पीड़िता ने जेठ के साथ खुनखुना थाने में पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और खुनखुना थाने में 0 नंबरी एफआईआर दर्ज कर कूचामन थाने को भिजवा दिया और जहां कूचामन सीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी। और पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया है कि वो कूचामन में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और इस बीच 17 मार्च 2019 को 2 संचालकों ने उसे अच्छे नंबरों से पास करने और फीस माफ करने का लालच देकर उसके साथ रेप किया। और कूचामन सीओ के अनुसार दोनों आरोपी पीड़ित के रिश्तेदार भी हैं। और वहीं राजस्थान में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 2 नवंबर को आएंगे और यही परिणाम प्रदेश की सरकार पर भले ही कोई असर ना डाल पाए, लेकिन राजनीति पर इनका असर साफ देखने को मिलेगा। और ये उपचुनाव जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों को सही या गलत साबित करेगा, वहीं बीजेपी में काफी समय से चली आ रही बड़े नेता की जंग को इन परिणामों से निर्णायक दिशा मिल सकती है। और मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों में से फिलहाल कांग्रेस के पास 9 और बीजेपी के पास 14 हैं। अगर कांग्रेस दोनों सीटें जीत लेती हैं तो उसे मेवाड़ में 2023 विधानसभा चुनाव में मजबूत होने का मौका मिलेगा।
और वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो वो मेवाड़ में अपनी मजबूत पकड़ को साबित कर देंगे। अगर दोनों पार्टी एक एक सीट पर जीतती है तो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और वहीं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 6 पर बीजेपी काबिज है और कांग्रेस सिर्फ एकमात्र धरियावाद सीट पर ही पिछला चुनाव जीती थी। अगर कांग्रेस यहां फिर जीतती है तो वो अपनी स्थिति बचाए रहेगी, लेकिन हारने की सूरत में उदयपुर जिले में कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। और वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से एक पर फिलहाल कांग्रेस है। अगर दूसरी भी कांग्रेस जीतती है तो जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस काबिज हो जाएगी। और वहीं बीजेपी के जीतने की सूरत में दोनों पार्टियों में एक एक सीट बढ़ जाएगी। राजस्थान में ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को सरकार ने सख्त कर दिया और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए सरकारी ऑफिस और सरकारी योजना में रोज इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करना होगा और ये व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। और इसके लिए राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 3 महीने का कोर्स भी करना होगा और इसके बिना भत्ता नहीं मिलेगा। जो बेरोजगार युवा पहले से भत्ता ले रहे उन्हें भी 1 जनवरी से पहले ये कोर्स और इंटर्नशिप करनी होगी। और अभी बेरोजगार युवाओं को घर बैठे ही भत्ता मिलता रहा है और पुरुष बेरोजगारों को हर महीने 4,000 और महिला बेरोजगारों को 4,500 रुपये भत्ता मिल रहा है। और इसके लिए ग्रेजुएट होने और परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होने की शर्तें हैं और अब नई शर्तें जोड़कर इस योजना में बदलाव किया गया है। श्रम, नियोजन और रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रावधान बदलने के आदेश जारी कर दिए और ये प्रावधान 1 जनवरी से लागू होंगे। और सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 30 साल तक और आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को 35 साल तक की उम्र तक की बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और एक परिवार में केवल 2 ही बेरोजगारों को भत्ता देने का नियम है और प्राइवेट या सरकारी नौकरी लगते ही भत्ता बंद कर दिया जाता है और किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही ये भी कहा गया कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। पर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा? विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खादी और भारत का इतिहास सदियों पुराना है। कपड़ों की हाथ से कताई और बुनाई हजारों वर्षों से चली आ रही है। सिंधु सभ्यता में कपड़ों की परंपरा काफी अच्छे से विकसित थी और खादी की प्राचीनता का सबसे प्रमुख प्रमाण मोहनजोदाड़ो की पुजारी की मूर्ति है, जिसे कंधे पर लबादे पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही उसमें प्रयोग की गई आकृतियों को आधुनिक सिंध, गुजरात और राजस्थान में भी अभी भी देखा जा सकता है। भारतीय कपड़ों की सुंदरता और जीवंतता के कई अन्य उल्लेख भी हैं, जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान मुद्रित और चित्रित कपास की खोज की। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने व्यापार मार्गों की स्थापना की, जिससे एशिया और यूरोप में कपास का परिचय कराया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी खादी का व्यापार भी बढ़ता रहा। तो वहीं अब 21वीं सदी में भी खादी को फैशन की दुनिया में एक नया मुकाम दिया गया है। कई फैशन डिजाइनर खादी के कपड़ों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं और युवाओं में खादी को लोकप्रियता दिलाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो खादी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। पर इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती।
केवीआईसी का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी केडीसीआई और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन जैसी निजी संस्थानों ने ब्रांड का नाम खाद का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश में कहा है कि दोनों संस्थाओं के नाम केवीआईसी के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान है, इसीलिए इस ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। इसके अलावा उसे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी के वेबसाइट से मिलती जुलती हो। ऐसे में केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं को अवैध रूप से खादी नाम का उपयोग करने से रोका जाएगा जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी की वेबसाइट से मिलती जुलती है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को अवैध रूप से खादी का नाम उपयोग करने से रोकेंगे जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी केवीआईसी ने अकेले फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनी से 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। खादी एसोसिएशन और खादी ग्लोबल को भी नोटिस भेजे गए। दरअसल खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने हाल ही में 1000 से ज्यादा कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कानूनी नोटिस 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं। मामला केवीआईसी के नाम पर नकली खादी बेचने से जुड़ा है। नकली खादी से बने मास्क और पीपीई किट बाजार में बेचे जा रही थी। इतना ही नहीं कि खादी से जुड़े और भी आइटम ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से बेचे जा रहे थे। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दोनों ही कंपनियों को अब चेतावनी दे दी कि वो खादी के ब्रांड नेम का उपयोग करने वाले उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। सभी उत्पाद, पैकेजिंग, लेबल, प्रचार सामग्री, साइन बोर्ड और कंपनियों के नाम से जुड़ी किसी भी अन्य व्यावसायिक स्टेशनरी को नष्ट कर दे। केवीआईसी ने यह भी कहा कि 7 दिनों में निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अध्यक्ष का कहना है कि खादी ब्रांड नेम का कोई भी दुरुपयोग हमारे कारीगरों की आजीविका पर सीधा असर डालता है, जो कि भारत के दूर दराज के इलाकों में वास्तविक दस्तकारी उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवीआईसी ब्रांड नेम खादी का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खादी एक कपड़ा है, इस पर किसी का व्यक्तिगत हक या ट्रेडमार्क मामला कैसे हो सकता है, या खादी नाम का इस्तेमाल करना गलत कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि दरअसल खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ट्रेडमार्क खादी और खादी इंडिया का वैध मालिक है, जिसके चलते नई दिल्ली में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डोमेन विवाद नीति यानी INDRP मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक निजी संस्था की इस दलील को खारिज कर दिया है कि खादी एक सामान्य शब्द है और कहा कि किसी अन्य द्वारा लोकप्रिय ब्रांड का नाम उपयोग भ्रम और धोखा पैदा करने की संभावना है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि केवीआईसी शिकायतकर्ता ट्रेडमार्क खादी या खादी इंडिया का वैध मालिक है और उसने ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 17 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व हासिल कर लिया है। ट्रिब्यूनल की राय में विवादित डोमेन नाम www.khadi.in एक ट्रेडमार्क समर्थित डोमेन नाम है और ये न केवल व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी INDPR नीति के खंड 4 का भी उल्लंघन करता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।